हेलो दोस्तों, मैं जतिन गिल आपका सबका स्वागत करता हूं निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आप सबको पता है हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है जो कि आपका टारगेट करती है प्री। बहुत ही सक्सेसफुली 5 दिन निकल चुके हैं और आपने हमें हमारा बहुत साथ दिया, बहुत हमें अप्रिशिएट किया। तो इसी को कंटिन्यूएशन में रखते हुए 6th डे पे आज हम पहुंच गए हैं। ओके, चलिए तो बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस पे और डिस्कस करते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी सबसे पहले यही है कि आप इसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या वर्ड फोकस हो रहा है यहाँ पे? देखने वाला वर्ड क्या है? रिपब्लिक। तो इस वर्ड का आपको मतलब अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज फर्स्ट क्या है? देर इज एन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेकंड क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और देयर इज अ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो अब ये पूछा गया है कि इंडिया रिपब्लिक क्यों है। इन 4 ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन है जो जस्टिफाई करती है व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिक। और अच्छा, पहली बात तो ये कि व्हाई इंडिया इज रिपब्लिक, किसी ने कहा है कि इंडिया इज रिपब्लिक? बिल्कुल कहा है। कहाँ पे? प्रियम्बल में। बिल्कुल सही। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं वहां क्या लिखा होता है? इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बिल्कुल सही बात है। तो क्या इंडिया रिपब्लिक है? हाँ जी है। कैसे है? क्यों? क्या इंडिया इसलिए रिपब्लिक है कि वहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है? अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रिपब्लिक में क्या अंतर है? अब आप बोलोगे कि सर आपने रिपब्लिक तो समझाया नहीं क्या होता है और अब ये बात कर रहे हो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज आपकी नॉलेज क्या कहती है? प्रियम्बल में जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं इंडिया के लिए, क्या आपको सबका मतलब मालूम है? बताइए। तो रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक की डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, सिर्फ एक चीज होगी। क्या? हेड ऑफ स्टेट। जो भी हेड ऑफ स्टेट है रिपब्लिक में, वो क्या होगा? वो हेरिडेटरी या फिर मोनार्की नहीं होगी। क्या कहते हैं? मोनार्की। नेगेटिव डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको सबसे पहले कि क्या होगा, कि जो मोनार्की है वो नहीं होगी। ओके। और क्या होगा? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होगा? हेरिडिटरी भी नहीं होगा। ओके। क्या हो सकता है? इलेक्टेड हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी भी तरह मेरिट पे बेस्ड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड ही हो। ओके, या इलेक्टेड हो, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है, बहुत ज्यादा कम इलेक्टोरल कोलाज से हो सकता है। बस आपको ये इस वर्ड पे फोकस करना है कि हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए और मोनार्की नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्लड लाइन से नहीं चलना चाहिए कि लेट से कि क्या मेरा, लेट से मैं राजा महाराजा के खानदान से हूं, मेरा ही बच्चा किंग बनेगा, उसके बाद उसका बच्चा किंग बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो रिपब्लिक है। तो अब आप बोलोगे कि यार रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या फर्क हुआ? यहां हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड यूज करा है ना। तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म में काफी फर्क है। कैसे? कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? बताइए, डेमोक्रेसी क्या मतलब क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, समझ गए बात। बट वहां पे हेड ऑफ द स्टेट की बात नहीं हो रही है। डेमोक्रेसी का सिर्फ ये मतलब है, इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, डेमोक्रेसी ये कहती है कि पीपल शुड हैव द राइट टू इलेक्ट देयर आइदर रिप्रेजेंटेटिव और देयर लीडर। बट रिपब्लिक डज नॉट फोकसेस ऑन होम यू विल रिप्रेजेंट। वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है? हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है, तो थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। ओके। तो अब आप बोलोगे कि अगर दोनों में फर्क है, अगर डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म में फर्क है, तो भाई ऐसा हो सकता है कि कोई जो जहां पे डेमोक्रेसी है और रिपब्लिकनिज्म नहीं है। क्या ऐसी एग्जांपल है हमारे पास? बताइए, जहां पे डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक जिसको हम नहीं कह सकते। बताओ क्या है? अरे यूके, यूनाइटेड किंगडम। हेड ऑफ द स्टेट कौन है वहां पे? क्वीन, जो कि जिनका भी देहांत हो गया तो अब किंग बन चुके हैं। तो वो क्या है? वो मोनार्की है ना। तो वो रिपब्लिकन नहीं हुआ, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी है? यस, इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी है। समझ आया डिफरेंस? समझ आया डिफरेंस? चलिए, तो रिपब्लिक। तो अब देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से क्या हेड ऑफ द स्टेट का कुछ असर है, कुछ लेना देना है? नहीं है।
हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल सही बात, ये ठीक बात है कि हाँ जी ये आंसर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, नहीं, इसका भी कोई नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है या फिर जो बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस है, उससे कोई रिलेशन नहीं है रिपब्लिक का। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, नहीं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है रिपब्लिक के साथ। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका बी। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं कि क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा है, बिल्कुल सही। तो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न, देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना, यूपीएससी इज वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग यू अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, या ऐसे कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको पता है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो उस वर्ड को, लेकिन आपको उसका मतलब क्लियर नहीं है, वो यूपीएससी पूछती है। ओके जी, चलो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न, ठीक है जी। हाउ टू सॉल्व इट, रिपब्लिक की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, साथ में जो और भी टर्म्स है उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, सेकुलर, सॉवरन, एटसेट्रा, जस्टिस, है ना। प्रिपेयर क्या करना है एग्जाम के लिए, बेसिक टर्म्स पे फोकस करो, खासकर जितनी प्रियम्बल में दी गई है ना उनकी डेप्थ में जाओ, उनकी इवन पॉलिटिकल साइंस में भी जाओ, ओके। और उनकी जो इम्प्लीकेशंस है, लाइक सेकुलरिज्म पे क्या इम्प्लीकेशन है, जस्टिस पे क्या इम्प्लीकेशन है, ओके, उन सब की बात करनी है। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, सेकंड क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट एस्टेब्लिशिंग जो एक डेमोक्रेसी है, सिंपल भाषा में पूछ रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जैसे कि हमारी इंडिया है, वो क्या एम करती है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक फ्रेम करा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एंड गोल क्या था, व्हाट इज द एंड गोल। क्या वो रूल बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते थे, क्या वो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी बनाना चाहते थे, क्या वो पावरफुल रूल बनाना चाहते थे, या फिर क्या फोकस करना है, कंप्लीटली इकोनॉमिकली इक्वल सोसाइटी। बताइए 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 क्या हो सकता है इनका आंसर, प्लीज बताइए। देखो पहले हम एलिमिनेट करेंगे ऑल द नेगेटिव्स। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले कांटा मारेंगे। कोई भी सरकार स्पेशली इन डेमोक्रेसी नहीं चाहेगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी हो। अगर स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी होगी तो क्या होगा, क्या होगा, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। आजकल पार्टीज कहती है ना गो टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, वो कहाँ पता लगेगा कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, कैसे, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी थी, और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी थी कि मिलिट्री ने क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया, कूच कर ली। तो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी कभी भी किसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का एम नहीं हो सकता। पावरफुल रूल, वाई डू वी नीड पावरफुल रूल, बताइए वाई डू वी नीड पावरफुल रूल। अरे पावरफुल रूल से ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जस्ट रूल। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, पावरफुल रूल नहीं, पावर शुड बी विद द पीपल। अब यहां पे देखो इकोनॉमिकली इक्वल सोसाइटी लिखा होता, ये स्टेटमेंट में बिना देखे मार्क कर देता, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली इकोनॉमिकली इक्वल सोसाइटी लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक लेट से कि आप आईआईटी में जा रहे हो, आईआईटी में जाके आपका 1 करोड़ का पैकेज लग गया, और जो 1 करोड़ का पैकेज लगा है, और जो कोई भी नहीं पढ़ा, क्रिमिनल है, क्रिमिनल से बाहर निकला है, वो काम करने जा रहा है, और वो काम करने जा रहा है और जो आईटी प्रोफेशनल है, उन दोनों की सेम सैलरी हो, ये हुआ ना कंप्लीटली इकोनॉमिकली इक्वल सोसाइटी। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीटली इकोनॉमिकली इक्वल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, मार्क्सिस्ट नहीं बनना है हमने, ओके। बचता गया है रूल्स बेस्ड सोसाइटी। तो ये क्यों है, ये तो इटसेल्फ क्लियर होना चाहिए। रूल बेस्ड सोसाइटी में क्या होता है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बिल्कुल ठीक है जी, ए बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न। अगेन ऐसे क्वेश्चंस पूछना यूपीएससी का फेवरेट एस्पेक्ट है, ओके। तो ये ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। हाउ टू सॉल्व इट, एलिमिनेट द नेगेटिव साउंडिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, फोकस ऑन द बेसिक टर्म्स एंड देयर इम्प्लीकेशन, सेम जो कि हमने पिछले में लिखा था, जैसे कि सेकुलरिज्म हो गया, जस्टिस हो गया, इनकी हमने बात करते रहना। चलिए दोस्तों अटेम्प्ट करिए इसको। हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस। देखो हालांकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बन सकता था, लेकिन यूपीएससी कभी भी ना एक पैटर्न कभी आप नोट करना, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कभी भी फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो इतना टेक्निकल नहीं पूछते हैं।
बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पूछ लेते हैं, बट जैसे कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस ना आपके लक्ष्मीकांत में है ना एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये जो कंसेप्ट है आजकल न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है। तो इसी करके हमने सिर्फ ये बात करनी है कि इन केसेस में से कौन सा ऐसा केस है जिसमें कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस की बात हुई थी। फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा कि कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस होती क्या है और क्यों इतना न्यूज़ में आ रही है। ओके, तो देखो ये बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप कोई रट्टा कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि विनीत नारायण केस है जिसमें कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस की बात हुई है। इसको रट लें, इसको कुछ नहीं कर सकते आप, रटना है। और हाँ, एक और केस बता देता हूं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा। ओके जी, तो एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस भी हुआ था। तो अगर विनीत नारायण की जगह ऑप्शंस में ये वाला केस जो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये वाला केस भी आता है तो भाई आपने सही ही मार्क करना है, तो ये भी सही होगा आपका आंसर। ओके ओके ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? सी, फैक्चुअल है, कोई नॉलेज नहीं। अब मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस होती क्या है। ठीक है जी, आंसर ठीक है। क्यों पूछा गया है? इसलिए पूछा गया है क्योंकि आजकल इन्वायरमेंटल लॉज के लिए कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। उसके बाद हाउ टू सॉल्व इट, फैक्चुअल नॉलेज बता दिया मैंने। व्हाट टू प्रिपेयर रिट्स, देखो आजकल ना रिट्स का स्कोप बहुत इंक्रीज हो रहा है। निकला तो ये मैंडेमस में से, ये जो आर्टिकल 32 में दी हुई है, कौन सी मैंडेमस? व्हाट इज मैंडेमस? वी कमांड, जो कोर्ट्स कमांड करते हैं पब्लिक अथॉरिटी को काम करने के लिए, उसी में से निकली है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूइंग शब्द लग गया उसका मतलब क्या है वो देखेंगे। फिर एनवायरमेंटल लॉज को थोड़ा देखना है, कौन से एनवायरमेंटल लॉज? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इनको भी थोड़ा देख लेना है। ठीक है जी, चलो अब एक बार थोड़ा हाँ हल्के से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस। तो कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस क्या चीज़ है? मैंडेमस तो सबको पता है, मैंडेमस कहाँ पे है? आर्टिकल 32 में दी गई है। और ये जो मैंडेमस है, इसको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है इसका? वी कमांड, हु कमांड, हु कमांड, यहाँ पे जुडिशरी कमांड, कमांड टू हुम द एग्जीक्यूटिव टू डू योर जॉब प्रॉपरली। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि विनीत नारायण के केस में हवाला बेस्ड एक केस था कि हवाला ट्रांजैक्शंस थी और एक डायरी मिली थी एक वन ऑफ द एक्यूज से। उस डायरी में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम लिखे थे और उनके सामने पैसे की रकम लिखी थी। लेट्स से पॉलिटिशियन नंबर ए 20,000 करोड़, पॉलिटिशियन नंबर 2 1,000 करोड़। तो वो ये समझा गया कि हवाला में इन पॉलिटिशियंस का पैसा लॉन्डर करा गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि दीज पॉलिटिशियंस एंड जिनका नाम था उस डायरी में, दे वर वेरी बिग पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो फिर यहाँ पे पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में कि इन पे कार्रवाई करी जाए, और फिर जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस है वहां से आया था। तो अब ये जो कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस है, इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस का मतलब है कि हम कमांड कर रहे हैं एक कॉन्टिन्यूइंग वे में, चाहे केस डिस्पोज ऑफ हुआ है चाहे केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। वी आर गिविंग यू रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वी आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर यू दैट द एग्जीक्यूटिव हैज टू फॉलो दैट कमांड्स। जैसे अभी आपने देखा होगा एक ताजमहल का केस आया था, ताजमहल का केस एयर पॉल्यूशन का केस था। ये सब जो केसेस थे, इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ द डे को कहा कि देखो बात ऐसी है कि आपसे ना कुछ बात बन नहीं रही है, तो हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है। फिर वो एक न्यूज़ में नहीं आया था कि ताजमहल का लेट से 15 किलोमीटर का एरिया है, उसको हम क्या कर देंगे, एक नो फ्लाई जोन टाइप की बात हुई थी, एक हम उसको क्या करेंगे, और क्या बात हुई थी कि उसके आसपास कूड़ा नहीं फेंकेंगे। ये सब कहाँ से आया था? कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस से आया था। तो ये कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस का कंसेप्ट है विनीत नारायण और बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following statements is important for the concept of citizenship to be upheld in a country? Concept of citizenship की बात हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे जी। Elimination of unreasonable inequality, elimination of unreasonable inequality between nationals, equal rights bestowed upon the nationals without unreasonable discrimination, direct or indirect participation in the
कंट्रीज गवर्नेंस। तो क्या लग रहा है, ये तो बड़ी जो सारी स्टेटमेंट्स है, पहली बात तो बड़ी ही जेनरिक सी लग रही हैं, और जो ये जेनरिक स्टेटमेंट्स लेट से हमें लग रही हैं, अब इसका मतलब क्या है? मतलब आप सोच के देखो ना, एलिमिनेशन ऑफ अनरीजनेबल इनइक्वालिटी, तो ठीक है, अगर हम क्या हैं, अगर हम एक सिटीजनशिप है इंडिया के, तो क्या इनइक्वालिटी होनी चाहिए? इनइक्वालिटी जो मैंने अभी कहा, अभी आपको एग्जांपल दिया पे का, वो इनइक्वालिटी नहीं है। क्यों? बिकॉज दैट इज रीजनेबल इनइक्वालिटी। जो अनरीजनेबल है, क्या वो होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्वल राइट्स अपॉन द नेशनल्स विदाउट अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, 16 17 क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। अब ऑप्शंस देख के हमें क्या पता लगेगा कि अगर 1 2 ठीक है तो 3 तो ठीक होगा ही होगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन कंट्रीज गवर्नेंस हम कैसे कर रहे हैं? पहले बार जब हम वोट करते हैं तो हमारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है ना कंट्री गवर्नेंस में। फिर जब हमसे पार्लियामेंट पूछता है कि हम ये बिल लेट से ड्रॉ करने लगे हैं, आप बताइए ज़रा कि ये जो बिल है हम इसका क्या करें, अपने सुझाव दीजिए, सजेशंस दीजिए। तो वो क्या है? इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गवर्नेंस। तो देखें, इसका आंसर डी है, बिल्कुल सही है। यूसीसी की डिबेट्स अलॉन्ग विद CAA, उनसे ये डायरेक्ट लाइंस उठाई गई हैं। ओके, तो चलिए उसके बाद हाउ टू सॉल्व इट, नोट द पॉजिटिव इंप्लीकेशन ऑफ ईच स्टेटमेंट। अब ये देखना है कि बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि होनी ही चाहिए, बेसिक राइट्स हैं जो, उसकी बात कर रहे हैं। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, सिटीजनशिप का चैप्टर है जो लक्ष्मीकांत से, उसको प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। The purpose of the inclusion of DPSP in the Indian Constitution is to establish, ये इजी क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन हमने डाला था ये, तो देख लो इस बार, इसको एक बार देख लो बढ़ के। देखो अब इसको जब सॉल्व करना है ना, तो ये कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। बचता क्या है? बचते यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और लास्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो नॉर्मली अब जो एक एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट करेगा तो इन ही दो में कंफ्यूज होगा। ओके, आई एम सॉरी। तो अब इन दो में जब एक एस्पिरेंट कंफ्यूज हो रहा है तो उसको ये समझ आना चाहिए कि यार पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या चीज है और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या चीज है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जो आपके राइट्स हैं, लेट्स से सिविल राइट्स हैं। अब आपका सिविल राइट क्या है? लेट्स से आपका सबसे इंपॉर्टेंट सिविल राइट आज के जमाने में क्या है? राइट टू वोट। सेकंड, अगर मैं बात करूं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट राइट क्या है? राइट टू प्राइवेसी, जो किसके अंदर आता है? राइट टू लाइफ में। अब राइट टू लाइफ, राइट टू वोट, क्या ये सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं? बताइए, क्या ये सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं? नहीं, वो क्या हैं? वो पॉलिटिकल राइट्स हैं। और ये किसके अंदर कवर्ड है? पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट्स की। और डीपीएसपी आपका कौन से पार्ट के अंदर कवर्ड है? डीपीएसपी कवर्ड है आपका 4A के अंदर। और 4A में क्या है? वो हमने डिवाइड कर दिए डीपीएसपी इन सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो मतलब क्या है? वो क्या बात कर रहा है? सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। कैसे? कि भाई वहां पे इकोनॉमिक की बात हो रही है कि कैसे इक्वल वेजेस होने चाहिए। वहां पे सोशलिस्ट, सोशल की बात हो रही है कि कैसे जो हमारे पीआरआईज हैं, ओके, उनको पावर होनी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री लगनी चाहिए। उसके बाद सोशलिस्ट परफॉर्म होना चाहिए, सोशलिस्ट वाला जो एक मतलब एजेंडा है वो पूरा होना चाहिए कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या होना चाहिए? उनको इक्वल होना चाहिए। वो सब बातें यहाँ हो रही है। तो ये क्या है? हमारा आंसर ठीक है, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे हमने आपसे क्वेश्चन करा था। अब हाउ टू सॉल्व इट, इतना आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या फर्क है। ओके, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीपीएसपीज एंड सेवरल पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि डेमोक्रेसी की अगर मैं बात कर रहे हैं तो कैसे डेमोक्रेसीज होती हैं, उनमें कैसे कैसे राइट्स हमारे पास दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
हाँ, इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर लो, फिर हम रीड करते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया। द CEC मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स enjoy equal powers, number 1, but receive unequal salaries, number 2. The EC is entitled to the same salary, okay, as provided to the judge of the Supreme Court. ठीक है। Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in a manner and on like grounds as a judge of Supreme Court of India. The term of office of the election commissioner is 5 years from the date he assumes his office or until the day he attains the age of 62 years, whichever is earlier. Okay, whichever is earlier. तो अब देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स में सही है। पहली बात तो ऑल तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो सारी स्टेटमेंट्स तो सही नहीं है। अब जैसे हमने देखा कि हर ऑप्शन में दो दो ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे 1 2 2 3, तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है। हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कि वो जो 2 स्टेटमेंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। ओके, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स। पहले सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो 2 ऑप्शंस कवर कर रही हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे ना तो लगेगा यार फर्स्ट पार्ट तो ठीक लग रहा है, इक्वल पावर्स होती हैं, हाँ, बट अनइक्वल सैलरीज होने का क्या रीजन हो सकता है। बट सोचिए कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और हमें यह भी पता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में ऐड करी गई है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जब वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, तो अगर वो बाद में ऐड करा गया है, तो अगर हम उसकी सैलरी इनसे बढ़ा देते बाकियों से, तो क्या इनको प्रॉब्लम ना होती। फिर तो एक गुट बन जाता, एक ग्रुप बन जाता, दिस अगेंस्ट दिस। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अनइक्वल सैलरीज नहीं हो सकती। तो क्या होगा जी, इन स्टेटमेंट्स को हम काट देंगे, 2 ऑप्शंस को। अब हमें इससे क्या पता लग रहा है कि 2 तो ठीक है, 2 ठीक है, मतलब कि जो इनकी सैलरी है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ सेम होती है। अब हमने ये देखना है क्या 3 ठीक है या क्या 4 ठीक है। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ठीक होगी। थर्ड पढ़ लेते हैं पहले। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर shall not be removed from his office except in a manner and on like the grounds as a judge of the Supreme Court of India. Correct, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप 4 से भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि देखो यूपीएससी का एक और पैटर्न है जहाँ पे वो इतने ज़्यादा फैक्ट्स यूज़ करते हैं ना, तो वो नॉर्मली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स यूज़ करें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेट्स से उन्होंने कह दिया कि 250 डेलीगेट्स थे, या उन्होंने कह दिया कि ये ईयर और ये डेट है तब हुआ था, कुछ चीज़ लॉन्च हुई थी, तो वो स्टेटमेंट्स आप नोट करेंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से, वो नॉर्मली वो स्टेटमेंट्स गलत होती हैं। ओके, तो अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, आंसर क्या है, बी। चलिए दोस्तों देखें क्या बी आंसर है। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर इज बी। क्यों पूछा गया, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसा पैटर्न भी और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आ जाते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। स्टेटमेंट 1 तो बहुत एम्बिगुअस है, मैंने आपको बता दिया क्यों एम्बिगुअस है। स्टेटमेंट 4 इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, ये भी बात ठीक है। अब व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स में आ जाएगा चैप्टर्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमिश्नर इन लक्ष्मीकांत, वो आप एक बार प्लीज उसको पढ़ लीजिए। चलिए 7th क्वेश्चन, द फीचर विच इज प्रेजेंट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम बट इज लैकिंग इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज। अब ये बड़ा ना अमेजिंग सा कंसेप्चुअल सा थोड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें समझना ये है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो प्रेसिडेंशियल में तो है ही है बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है, कि इनमें से सारे फीचर्स तो इसमें तो होने ही चाहिए, बट एक ऐसा फीचर है जो दोनों में क्या है, नहीं है, एक में नहीं है। समझ रहे हो बात, अब समझ आई बात, कि सारे फीचर्स में से 3 ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल में भी होते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी होते हैं, लेकिन एक ऐसा फीचर है जो इसमें तो होता है लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा फीचर है।
डिस्टिंक्शन बिटवीन द रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बताइए क्या ये दोनों में है फीचर? बताओ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? बताइए, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? डिस्टिंक्शन होती है कि नहीं, चलो ये बता दो। अब हर सिस्टम का अलग बात होती है, पर क्या डिस्टिंक्शन होती है कि नहीं? बताइए बताइए, डिस्टिंक्शन होती है कि नहीं? अरे बिल्कुल होती है, सही बात है। तो बताओ ना कमेंट्स करके प्लीज, बताइए क्या डिस्टिंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर लो, हमारे होती है कि नहीं? हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है कि नहीं है? तो ये क्या है, ये ऑप्शन गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा ऐसा है जो एक में है एक में नहीं है। अब ये तो दोनों में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, यहां थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। अब अगर मैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल कौन है? यूएसए। अब मैं वहां पे बात करूं तो वहां पे क्या प्रेसिडेंट का फिक्स्ड टेन्योर है? 4 इयर्स। 4 इयर्स होता है ना, तो 4 इयर्स है। अब आप बात करोगे कि यार इंडिया में भी तो है 5 इयर्स। अब आप बात करोगे इंडिया में भी तो है 5 इयर्स। नो, यू आर रॉन्ग। इंडिया में जो 5 ईयर का टेन्योर है दैट इज ऑफ लोकसभा है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है हमारा? पीएम। अरे पीएम के लिए थोड़ी कोई दिया है कि सिर्फ पीएम के लिए हमारा कोई फिक्स टेन्योर है। पीएम कब तक होता है? पीएम कब तक है? अब आप बोलोगे यार अगर तो लोकसभा डिसॉल्व हो रही है तो साथ में पीएम भी तो जा रहे हैं। दिस इज द करेक्ट थिंग, दिस इज द करेक्ट वे। क्योंकि अगर लोकसभा मतलब इफ अ प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव अ मेजॉरिटी, he is no longer a prime minister. Now that majority he could have beyond the tenure and he could not even have before the tenure. तो आपने देखा नहीं है क्या सरकारें गिर जाती है? महाराष्ट्र में क्या हुआ, सीएम की बात कर लेते हैं, या हमने पहले देखा इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसका फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। उसका क्या है? हिज लीडरशिप इज डिपेंडेंट अपॉन द सपोर्ट ही हैज। ओके, एंड उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं ही सर्व्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और अगर उसको लग रहा है कि लोकसभा में सपोर्ट नहीं है तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं, री इलेक्ट के लिए बुला सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। तो ऐसे सोचना है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया आंसर। ये प्रेसिडेंशियल में होता है लेकिन पार्लियामेंट्री में नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर, तो दोनों में होता है। ओके, तो दोनों में होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये भी है, बिल्कुल है। अब यूएसए में जो कांग्रेस है उसको भी तो अकाउंटेबल है ना, प्रेसिडेंट इसकी इम्पीचमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यही हम बात कर सकते हैं। देखें ज़रा क्या इसका आंसर है? बी, बिल्कुल सही बात है, बी ही इसका आंसर है। बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न है ये। ओके, इस करके हमने अब क्वेश्चन दिया था, हाउ टू सॉल्व इट, कंपेयर द पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड यूएसए। बिल्कुल सही बात है। कभी भी ऐसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्वेश्चन आए तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। अगर आपको देखो इंडिया में ना हर चीज़ की इम्परफेक्ट फॉर्म है। अगर आपको इंडिया नहीं भी करना तो आप यूके, यूनाइटेड किंगडम से भी रिलेट कर सकते हो। हाँ, इंडिया हम तो लिखते हैं बिकॉज आप इंडियन सिस्टम से ज़्यादा फेमिलियर हो, यूके के सिस्टम से आप ज़्यादा फेमिलियर नहीं भी हो सकते। अगर हो तो आप यूके से ही कंपेयर करें। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया विद डिफरेंट नेशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करनी है। चलिए जी, 8th क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया इन्वॉल्व्स। तो भाई फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? पहली बात, फेडरलिज्म क्या होता है? क्या इंडिया एक फेडरल नेशन है? क्या इंडिया एक फेडरल नेशन है? अब कोई बोलेगा नहीं जी तो क्वाज़ी फेडरल है, कॉम्परेटिव फेडरल है, कोऑपरेटिव फेडरल है। तो देखो, इन अ वेरी 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 क्रूड सेंस इंडिया फेडरल है। कैसे? बिकॉज शेड्यूल 7 में क्या दे रखा है? शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करी है। तो इन अ वेरी क्रूड सेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स अ टेरिटरी दैट हैज टू बी गवर्न्ड बाय नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 स्टेट्स। अगर वो डिमार्केशन है कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे एक दूसरे के काम में एटलीस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स, तो वो फेडरलिज्म है।
बट अब हम बात करते हैं फिस्कल की। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? फिस्कल क्या होता है? रिलेटिंग विद मॉनेटरी पॉलिसी, मनी, है ना, वही होता है ना फिस्कल, मनी की बात करते हैं। वो जो फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया है, मतलब कि जो मॉनेटरी रिलेशंस, मतलब कि जो हमारे मनी पॉलिसी के रिलेटेड जो डिसीजंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, वो जो फेडरलिज्म है वो किस किस चीज को इन्वॉल्व करता है? फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स आर्टिकल 263 वगैरह पढ़ के देखो आप, वहां पे बात करी हुई है इस चीज की, तो ये तो है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन, क्या होता है इसका आर्टिकल? क्या 280 होता है? एक बार चेक करके बताओ जरा मेरे को भी, मैं भी गलत हो सकता हूं, है ना। क्या 280 होता है आर्टिकल फाइनेंस कमीशन का? तो अब सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, क्या ये फिस्कल फेडरलिज्म का जो पार्ट है उसको इन्वॉल्व करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं फाइनेंस कमीशन में? हम फाइनेंस कमीशन में बात कर रहे हैं कि जो सेंटर ने पैसा इकट्ठा करा है वो स्टेट्स के पास कैसा जाएगा, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टेट्स के हक की बात कर रही है, तो ये भी फिस्कल फेडरलिज्म का हिस्सा है। अब डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल टू द स्टेट्स, डेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो सेंटर है वो गवर्नमेंट को दे रहा है, ओके, डिवॉल्व करना, ओके, डिवॉल्व करना। तो डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल टू स्टेट्स, ये भी ठीक है, क्योंकि पैसा दे रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहना है दे, तो भाई इस करके दिस विल बी योर आंसर, डी। चेक कर लेते हैं एक बार, हमने ठीक अटेम्प्ट करा है, बिल्कुल ठीक है, डी। फिस्कल फेडरलिज्म इज अ कंसेप्ट इन न्यूज ड्यू टू जीएसटी। तो जीएसटी जब आया था तो ऑपोजिशन ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा था कि जीएसटी इज अगेंस्ट फिस्कल फेडरलिज्म, ये तो फिस्कल फेडरलिज्म की नींव हिला देगा एंड ऑल चीज़, बट नहीं, हमने जाना है कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है जब जीएसटी आया था, तो वो अमेंडमेंट यही कहती है कि इट प्रमोट्स फिस्कल फेडरलिज्म, तो हमने यही स्टैंड रखना है। हाउ टू सॉल्व इट में आ जाता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट फिस्कल फेडरलिज्म की, व्हाट टू प्रिपेयर फेडरलिज्म और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्परेटिव फेडरलिज्म और फिस्कल हमने बता ही दिया है। ये जो सब फेडरलिज्म्स हैं इनके इम्प्लीकेशंस, ओके, क्या क्या डेफिनेशंस है, और मे बी हाँ किस किस स्कॉलर ने, कोई ग्रैनविल हॉस्टल स्कॉलर हुए हैं, केसी वेयरएक्स स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने कुछ बात करी है, तो उन सब की बात हमने यहाँ पे कर लेनी है। चलिए दोस्तों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कम अंडर यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सीधी भाषा में कि यूनियन लिस्ट है अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला, सीबीआई। किसकी बात हो रही है जी यहाँ पे? सीबीआई की। तो सीबीआई तो किसके अंडर आता है? सीबीआई की जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके अंदर है? MHA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो किसकी? यूनियन लिस्ट में तो है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्ट्री है वो MHA होती है। तो इसी लॉजिक से हमें ये पता लग सकता है कि जो सीबीआई है वो तो यूनियन लिस्ट में होगा ही होगा। तो 1 ठीक है, ऑप्शन काटने शुरू करते हैं, इसको काट दीजिए, ओके। अब 1 है, 1 के साथ में 2 होगा कि नहीं होगा? देखो जी 2 तो हर एक में है, बिल्कुल सही बात, तो 2 भी होगा। 2 है क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की हमने बात कर ली, ओके। तो कौन सा लॉ बनाया है यूनियन गवर्नमेंट ने? ये 2 लॉज बने हैं जिसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होती है ना। तो ये किसने बनाए हैं? ये किसने बनाए हैं? यूनियन ने बनाए हैं। तो इस लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को ठीक कर सकते हो। वैसे तो 1 और 2 ठीक हैं ही हैं, ओके। अब 1 और 2 के बाद देखना है कि देखो 4 दोनों में कॉमन है, यहां नहीं है, यहां पे 3 है। तो अगर तो 3 है, 3 निकल गया, फिर तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर 3 नहीं है फिर हमें 4 को देखना पड़ेगा। तो आइए हम पहले 3 देखते हैं। पिलग्रिमेजेस टू एनी प्लेसेस इनसाइड इंडिया। तो यहाँ पे ना एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी थी जब मैंने क्वेश्चन अपने बाकी एस्पिरेंट से भी डिस्कस करा था। वो कह रहे थे कि हाँ जी सर ये तो ठीक है इनसाइड इंडिया, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो तो अलग अलग है ना, जो इंटर स्टेट होगा वो तो आना चाहिए। नहीं, ये लॉजिक सही नहीं है।
अब आप ऐसा सोच के देखो, काफी ऐसे पिलग्रिमेजेस हैं जो आउटसाइड इंडिया भी तो हैं, जैसे कि मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा, हज पे हम जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो हो गए आउटसाइड इंडिया। तो जो आउटसाइड इंडिया वाले हैं दे आर इन द यूनियन लिस्ट, ये नहीं है, तो 3 गलत हो गया है, ये गलत कर देते हैं। अब क्या बचता है, 4 देखना रह गया है। 4 पोर्ट क्वारंटाइन एंड मेरीन हॉस्पिटल्स, ये तो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट है, पोर्ट क्वारंटाइन और जो मेरीन हॉस्पिटल्स है, ये तो बाउंड्रीज पे हो गया ना। अब किस बाउंड्री पे बनाना है, स्टेट की जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो स्टेट्स तो लड़ते रहेंगी, हम क्यों बनाएं, हमारा क्या फायदा हो रहा है ना, ये बात होगी। तो ये ठीक है, सी आंसर होना चाहिए हमारा। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, सी ही हमारा आंसर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे ये बेस्ड है। पिलग्रिमेजेस टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया जो है, इट इज अंडर द यूनियन लिस्ट। अब व्हाट टू प्रिपेयर बेसिक नॉलेज ऑफ आइटम्स अंडर द 7 शेड्यूल। अब आपने क्या करना है, अब आपका होमवर्क यहाँ पे क्या है, आपने गूगल करना है 7 शेड्यूल। तो 7 शेड्यूल की ऑफिशियल एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और वो जो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी ना, वो लिस्ट को आपने जितना ज़्यादा हो सके रटने की कोशिश करनी है, क्रैम करना है उसको अच्छी तरह। कभी भी कुछ भी आ सकता है, और फिर थोड़ा रिलेट कर लो कि हाँ यार ये वाला आइटम न्यूज़ में थी, या कौन सी ऐसी आइटम है जो 42nd अमेंडमेंट ने स्टेट से उठा के कंकरेंट में डाल दी, ठीक है, वो सब बातें कर लेनी है। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द टर्म ऑफ लोकसभा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months at a time, can be extended by 1 year at a time during the proclamation for emergency। 2 साल के लिए बढ़ा सकते हैं at the time of emergency। तो इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है जो आपको चूज करनी है, कौन सी है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिटरमिन करेंगे कि आप मेंस लिख रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, जिस बच्चे ने लक्ष्मीकांत अच्छी तरह पढ़ी है, जिस बच्चे को आर्टिकल 352 जो कि इमरजेंसी का आर्टिकल है, आर्टिकल 352 जो कि इमरजेंसी वाला आर्टिकल है, जिसको वो पता है वो ये आंसर बड़ा अच्छे निकाल लेगा। उसको ना कोई ऊपर एलिमिनेशन करने की जरूरत है, वो सब निकाल लेगा। लेकिन अगर आपका ये आंसर गलत होता है, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी बाकी बच्चों से थोड़ी कम है। प्लीज यू नीड टू नकल योरसेल्फ अप, ओके। तो इसका आंसर बिना देखे मैं ये बता सकता हूं, इसका आंसर है सी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 352 कहता है कि इमरजेंसी के टाइम जब प्रोक्लेमेशन लग जाती है तो 1 साल के लिए 1 ईयर एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब क्या है कि 1 साल के बाद फिर आपको टेबल पे रखना पड़ेगा, जो आप पार्लियामेंट में बैठेंगे वहां फिर प्रोक्लेमेशन पास होगी, उसके बाद फिर से एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। तो 1 ईयर एट अ टाइम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अब हम कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कट कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है अंडर एनी सर्कमस्टांस, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ प्रोविजन तो होगी ही। लेट से कोविड ही आ गया, अब कोविड ही आ जाता और लेट से वही इलेक्शन ईयर होता तो कैसे वोट करने जाते, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ तो सोचा ही होगा। अब यहाँ पे लिखा है बाय 6 months एट अ टाइम, बाकी सब तो वेग लग रही हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल 352 का काम आता कि भाई कैसे, सी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, सॉल्यूशन क्या है, सी, बिल्कुल ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब आपको समझ, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने का ना हमारा सबसे बड़ा एक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि आपको समझ आए कि जो हम लिख देते हैं ना कि बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न, वो क्यों लिखते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम आपको इस ही पैटर्न पे क्वेश्चन देंगे, ओके, समझ आ रही है बात। तो इसी करके हमने ये वाला क्वेश्चन फ्रेम आपको डाला है, हमने फ्रेम नहीं करा, सॉरी, हमने यहाँ पे आपको दिया है कि आपको अंडरस्टैंड हो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, ओके, करेक्ट। चलो जी, हाउ टू सॉल्व इट 352 पे फोकस करो, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लो। इमरजेंसी का चैप्टर है और जो पार्लियामेंट का चैप्टर है लक्ष्मीकांत से, उस पर भी एक बार पढ़ के उसको भी रिवाइज कर लीजिए, ओके जी। तो काफ़ी हद तक क्लियर है, ठीक लग रहा है अभी तक। डे 6 खत्म हो चुका है, जल्दी हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग।